चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या आपका इसमें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। फॉर्मूला क्या हो गया फिर उसका? Q बाय टी। Q क्या हो गया आपका यहाँ पे? चार्ज। और T क्या हो गया? चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम की, और फिर उससे करंट की क्या ऐसा यूनिट बनती है? एम्पेयर। सो अगर आपको 1 एम्पेयर डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे? When 1 coulomb of charge is flows through a conductor in 1 second, ठीक है, तब हमारा वहां पे करंट जो है वो क्या बोला जाएगा? 1 एम्पेयर। क्लियर यहां तक? नाउ उसके बाद बेटा आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अब आपका जो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है वो इलेक्ट्रॉन से कंस्टिट्यूट होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ? पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 कूलम। ठीक है। और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। और जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है आपका सर्किट में, तब इन 1 सेकेंड, तब हम बोलेंगे वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट है आपकी वो कितनी है? 1 एम्पेयर। क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? A closed and continuous path through which an electric current can flow easily. Clear? A closed and continuous path through which an electric current can flow easily is known as electric circuit. ठीक है। Now इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपका बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में 2 चीजें थी, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर। सपोज एक यूनिट चार्ज है, उसे इंफिनिटी से हम उस पॉइंट तक ला रहे हैं, तो जितना हमने वर्क डन किया उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। और फॉर्मूला क्या बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? W/Q। W क्या आपका? वर्क डन, और Q आपका चार्ज। पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट बेटा। पोटेंशियल की वोल्ट, वर्क डन की आप सबको पता है जूल, और चार्ज की कूलम। क्लियर। तो 1 वोल्ट हम कब बोलेंगे? When 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb of charge from infinity to that point. अब ध्यान से देखो इन दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम बोल रहे हैं हम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बोलेंगे? फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। क्लियर। यानी 2 पॉइंट्स के बीच में हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो वहां पे जो डिफरेंस होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल रहे हैं। क्लियर। आगे समझ में? अगर हमें 2 जगह का पोटेंशियल दिया हुआ है, सपोज ए से आपने बी तक मूव किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ जाएगा VA माइनस VB। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, बट कब? जब आपको पोटेंशियल गिवन हो। अगर वर्क डन के बेसिस पे निकालना है तो आपके लिए फॉर्मूला ये है। क्लियर हो गया? फॉर्मुलेस भी सारे अब आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या, कि जब भी आपको कोई डेफिनेशन बोली जाएगी तो फॉर्मुलेस भी आपको साथ में लिखने हैं। ठीक है। और एसआई यूनिट भी। एसआई यूनिट पोटेंशियल की क्या हो गई? वोल्ट। करंट को मेजर किससे करते हैं बेटा सर्किट के अंदर? कौन से डिवाइस से? एमीटर से। क्लियर। एमीटर को आप कनेक्ट कैसे करते हैं? अब उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, लो होता है? रेजिस्टेंस जो होता है उसका लो होता है। ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं सर्किट में? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को? पैरेलल। और रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। क्लियर। एम मीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों होता है? क्योंकि सारा एम मीटर को क्या मेजर करना है? अमाउंट ऑफ करंट। तो सारा करंट उसमें से पास हो सके इजीली, इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों?
क्योंकि उसे एक तरीके से क्या देखो, पोटेंशियल डिफरेंस आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि मूव कराने के लिए कितना वर्क डन आपको करना पड़ रहा है। तो वही चीज आपकी पोटेंशियल मेजर होगी कि कितना फोर्स वो लगा सकता है। ठीक है, तो जब वो पूरी तरह उसे रोकेगा नहीं तब तक उसे पूरी फोर्स पता नहीं चलेगी कि कितनी मैक्सिमम फोर्स वहां पे लग सकती है। क्लियर हो गया? अब जैसे आप बैटरी लाते हो, बैटरी पे लिखा होता है 2 वोल्ट। अब एक बैटरी 2 वोल्ट की है, एक बैटरी 5 वोल्ट की है, तो पावरफुल बैटरी किसे बोलोगे आप? क्लियर, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स लगा सकती है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए। आया समझ में? तो वोल्ट मीटर आपका एक तरीके से पावर या फोर्स ही मेजर कर रहा है। ठीक है, नाउ इसके बाद अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो लॉ कौन सा है वो आपका? ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है बेटा? B is equal to IR. हाँ, प्रॉपर स्टेटमेंट कौन बता रहा है? ओम्स लॉ। Directly proportional to the current flowing through the current. The potential difference across the two ends is directly proportional to the amount of current When given physical conditions in a conductor, ठीक है, provided its temperature remains the same. क्लियर? आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अमाउंट ऑफ करंट के। क्लियर? प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ पे जो कांस्टेंट क्वांटिटी आपकी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है? आर। ठीक है, ये आपका क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यानी ये कांस्टेंट रहना चाहिए आपका, और इसको बोलते क्या है हम? रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका क्या करता है? आपके अमाउंट ऑफ चार्जेस को रोकता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकता है। ठीक है, बट ये यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, या सपोज टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर के बेसिस पे आपका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ये आपका फिक्स नहीं है, तो आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I नहीं रह पाएगा। इसलिए ओम्स लॉ में स्पेशली ये चीज मेंशन करनी है हमें, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हुआ? याद रहेगा? नाउ अब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, या इससे हम और क्या फॉर्मूला, रेजिस्टेंस को अगर हमें मेजर करना है तो क्या फॉर्मूला बन सकता है इससे? R इक्वल्स टू V अपॉन I। और ऐसे ही बेटा, बट R आपका V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता। R मेजर किया जा सकता है इस फॉर्मूले से, बट R इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी V चेंज करो, I चेंज करो, आपका V और I आपस में डिपेंड करता है, यानी V चेंज करोगे तो I चेंज होगा आपका। क्लियर? ऐसी करंट का फॉर्मूला हम यहां से क्या बना सकते हैं? I इक्वल्स टू V अपॉन R। क्लियर? अब ध्यान से देखो, V आपका इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। V क्या है? पोटेंशियल। आप जितने वोल्ट की बैटरी लाओगे उतनी पोटेंशियल होगी वहां पे। ठीक है, तो पोटेंशियल आपका ना तो करंट के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर। सेम रेजिस्टेंस ना तो आपका V के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही I के ऊपर, बट जो I है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल के ऊपर भी और रेजिस्टेंस के ऊपर भी। अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ करंट आपका बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही वही है, क्या था? फ्लो ऑफ चार्जेस को रेजिस्ट करना। और करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस कितने हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो अगर रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर देगा तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे आपके, तो करंट कम हो जाएगा। और ऐसे ही वाइस वर्सा इसका रेसिप्रोकल बेटा, कि अगर हम रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट वहां पे बढ़ जाएगा। क्लियर? पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां तक क्लियर बेटा सबको? ना ओम्स लॉ के बाद अब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपका किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो क्या क्या फैक्टर्स है रेजिस्टेंस के? पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो मटेरियल किस टाइप का है आपका, कंडक्टर है या इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर है। ठीक है, सो पहले लेंथ, रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
ठीक है, एरिया के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर? जितना ज्यादा दूर जाना है, जैसे आपको बताया था, जितना ज्यादा दूर चार्जेस को ट्रेवल करना है उतना रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। एरिया क्या है? अगर हम विड्थ बढ़ा दें तो क्या होगा? ज्यादा चार्जेस को मूव करने के लिए स्पेस मिल जाएगा, तो वो इजिली मूव कर पाएंगे और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? लाइक हाईवे पे अगर आप जा रहे हो तो ट्रैफिक वहां पे जाम लगने की सिचुएशन कम है। क्लियर? अगर गली वगैरह में मूव कर रहे हो तो वहां पे ट्रैफिक लगने की ज्यादा सिचुएशन है। अगर एक गाड़ी भी बंद हो जाती है तो जाम लग जाएगा वहां पे। क्लियर? आगे समझ में? इसी तरह नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर कैसे, वो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसमें आपका नेचर ऑफ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रो से डिनोट करते हैं और क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। और ऐसे ही चौथा भी एक और फैक्टर है आपका जो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर है, बेसिकली टेम्परेचर। ठीक है, अब ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा रेजिस्टेंस पे, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टिविटी चेंज होगी और रेजिस्टिविटी की वजह से फिर आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर? वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल में। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है फाइनली? देखो, पहले रेजिस्टेंस हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एल, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया। अब इन दोनों कंबाइंड किया तो क्या हो जाएगा? एल बाय ए। क्लियर? अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट आता है, यहां पे कांस्टेंट आपका रो आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब रेजिस्टिविटी अगर हमें फाइंड करनी है किसी मटेरियल की तो वो हम फाइंड कर सकते हैं आर ए बाय एल से। कि हमें रेजिस्टेंस पता हो उस कंडक्टर का, एरिया पता है वायर का और लेंथ। क्लियर? तो हम रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं और ऐसा यूनिट क्या बनेगी रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस की भी अच्छा डिस्कस नहीं की। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी? ओम। ठीक है, और 1 ओम क्या बोलेंगे हम? When there is a potential of 1 volt and the amount of current which is flowing through a conductor is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. जब आपकी 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर का करंट वहां पे फ्लो हो रहा है, तब हम बोलेंगे वहां पे जो रेजिस्टेंस है आपका वो कितना है? 1 ओम। क्लियर? रेजिस्टिविटी ऐसा यूनिट ओम मीटर हो गई आपकी। कैसे? ओम एरिया मीटर स्क्वायर में होता है अपॉन मीटर, 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, ओम मीटर आपकी ऐसा यूनिट बन गई रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो क्लियर है, क्या थी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, रेजिस्टिविटी की क्या है? रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या हो गई आपकी? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्लियर? अब जैसे कोई मटेरियल है आपका, कोई देखो कंडक्टर रेजिस्टेंस हम कंडक्टर्स में निकाल रहे हैं, रेजिस्टिविटी हम मटेरियल बोल रहे हैं। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होते हैं, सबकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्लियर? रेजिस्टेंस हम उन्हीं का कैलकुलेट करेंगे जो कंडक्टर होंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हीं को हम यूज करेंगे वायर्स में। क्लियर? अब जैसे अगर आप वुड की वायर बना लो और एक जगह आपकी एल्यूमिनियम की वायर है या कॉपर की वायर है, तो कौन ज्यादा कंडक्ट करेगा? एल्यूमिनियम, क्योंकि वुड में पहले से ही क्या है? रेजिस्टिविटी ज्यादा है। अब हम उसकी शेप साइज कैसे भी चेंज कर लें, हम उसका रेजिस्टेंस कम नहीं करवा सकते क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ही बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो 3 टाइप के आपके कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स। बेसिकली बैड कंडक्टर्स क्या हो गए? बीच में आ गए आपके कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के। क्लियर? जो और सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है आपका? सिल्वर। ठीक है, उसके बाद कॉपर एंड एल्यूमिनियम देन। ठीक है, नाउ अब वी आई ग्राफ, बेटा इसमें ओम्स लॉ में भी आपका कि वी आई अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, एक तरफ वी ले रहे हैं एक तरफ आई, तो ये स्ट्रेट ग्राफ। अब इसमें एक आपका क्वेश्चंस भी आता है कि सपोज एक ये ग्राफ है ए और ये बी, अब इसमें बताओ किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है? कैसे डिसाइड करेंगे किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है? प्रियांशु, स्लोप से तो करेंगे, लेकिन इसको स्लोप बढ़ाओ। तो अब स्लोप कैसे बनाएं? बड़ा हो कैसे स्लोप बनाएं? आपको ध्यान से देखो, सिंपल सी बता रहा हूं,
यहां पे कभी कभी इंटरचेंज हो सकता है, v कभी यहां हो सकता है या यहां भी हो सकता है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको पहले v देखना है कहां कौन से एक्सिस पर है, x पे y पे, जहां पर भी v है वहां से एक स्ट्रेट लाइन बना दो जो दोनों ग्राफ को टच कर रही है। क्लियर? अब वहां से ये तो हमारा v हो गया इस पॉइंट पे, अब वहां से दोनों के लिए करंट देखो स्ट्रेट करके, ये डॉटेड लाइन बनाओ। ठीक है, तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। अब ये मुझे बताओ I1 बड़ा है या I2 बड़ा है? यहां पे I2 बड़ा है I1 से। सेम पोटेंशियल पे, पोटेंशियल हमने सेम लिया दोनों का, बट I2 बड़ा है I1 से। तो अगर I2 बड़ा है यानी करंट ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस वहां पे क्या होगा? कम होगा। अगर I2 बड़ा है तो रेजिस्टेंस वहां पर क्या है? R2 R1 से छोटा है। आइए बात समझ में? श्योर सबको? ठीक है, अब इस पे एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर सपोज हमें टेम्परेचर पूछा हो कि आपका सेम मटेरियल है, तो अब इन दोनों में से टेम्परेचर किस में ज्यादा होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें टेम्परेचर ज्यादा है। क्लियर? तो अगर हमें टेम्परेचर के बेसिस पे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर 1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 2। आई ये चीज समझ में? तो आपको कोई भी ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया इसी वे में ही करना है, कंफ्यूज मत हो उसमें कि हम आई से लाइन बना लें या कहीं से बना लें, सिंपल सा प्रोसीजर। ठीक है, चाहे v इस तरफ हो या इस तरफ हो। अगर सपोज v इस तरफ भी होता है तो आपको क्या करना है, सपोज ये दो ग्राफ हैं आपके, ठीक है, a और b के। क्लियर? तो आपको v से एक सीधी लाइन बना लेनी है, वहां से I1 I2 बना लेना है अपना। आया समझ में? अगेन आप देखोगे I2 ज्यादा है, क्लियर, I1 से, अगेन आपका वही चीज हो जाएगा। ठीक है, सो हमेशा v से स्ट्रेट लाइन बनानी है और करंट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर? नाउ कर दो रेज। अब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बेटा टेम्परेचर के ऊपर भी कैसे डिपेंडेंट है वो भी समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है, बट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है या ना ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? नाउ अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्लियर, सीरीज में कैसे, सर्किट आपका देख लो ध्यान से, ये 3 रेजिस्टेंस है, हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए बेटा। ठीक है, ये बैटरी हो गई, सॉरी ये बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी को बीच में भी आपको कनेक्ट करना है बेटा। सर्किट डायग्राम भी आपके बनाने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में सीधे आपका फॉर्मूला क्या है, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबका डायरेक्टली सम हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में निकालने के लिए फॉर्मूला आपका क्या है, 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर बेटा? पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा आपका, सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस हो गया और ये एक और, R1 R2 और R3। 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ठीक है, हाँ एक और चीज बेटा, सिंबल्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, बल्ब के हो गए, की का हो गया, बैटरी का हो गया, सेल का हो गया, वो सारे भी आपको याद रखने हैं, उनमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट में क्या था आपका बेटा, जब आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि जब हम किसी वायर में करंट पास करवाते हैं तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब अगर हम किसी अप्लायंस को टोटली उसकी एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, हीटिंग इफेक्ट में, तब वहां पर हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहे हैं, और उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, अब देखो हीट क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अब वर्क डन का हम फॉर्मूला बनाएंगे पोटेंशियल वाले से, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था,
V इक्वल्स टू W बाय Q, सो W इक्वल्स टू VQ। क्लियर? अब V को हम ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं? IR, और Q को I इक्वल्स टू Q बाय T, सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। सो Q इक्वल्स टू IT, सो IR इंटू IT, I स्क्वायर RT। तो हीटिंग इफेक्ट आपकी जो प्रोड्यूस होगी वो I स्क्वायर RT। और कौन से अप्लायंसेस है जहां आप हीटिंग इफेक्ट यूज करते हो? गीजर हो गया, टोस्टर हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, और इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हो गया। हीटिंग इफेक्ट पे वो वर्क करता है बेटा। ठीक है? फ्यूज का रोल क्या है आपका? फ्यूज आपका हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। फ्यूज में क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो रेजिस्टिविटी होती है। क्लियर? ताकि उसमें करंट आपका इजीली पास हो सके। और मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है? कि वहां देखो, जब आपकी फ्यूज किस लिए काम आता है? कि अगर सपोज आपकी सर्किट में ज्यादा करंट पास हो रही है तो वो सर्किट को ब्रेक कर दे। तो जब ज्यादा करंट पास होगी तो वो फ्यूज क्या होने लगेगा? हीट अप होने लगेगा। हीट होके वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। ठीक है? तो इस तरीके से फ्यूज आपका हीटिंग इफेक्ट पे ही वर्क करता है। नाउ इसके बाद बेटा पावर। पावर इक्वल्स टू क्या था? ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टाइम। क्या हुआ? ज्यादा मीडियम में होता है कि नॉर्मल जो करंट आपका पास हो रहा है फ्यूज में उससे वो मेल्ट नहीं हो। ठीक है? क्लियर? नहीं तो वो हमेशा ही हमारी जो करंट तो पास होती है हमेशा फ्यूज में से, तो वो हमेशा ही मेल्ट होता रहेगा अगर ज्यादा लो हम कर देंगे तो। ठीक है? और ज्यादा हाई कर देंगे तो क्या होगा? मेल्ट ही नहीं करेगा, सारी अमाउंट ऑफ करंट पास ही होती रहेगी आपकी एक्सीड होने के बाद भी। तो इसलिए हमें मीडियम मतलब। और आपका फ्यूज होता किस मटेरियल का है? कॉपर और टिन का अलॉय होता है। ठीक है? क्योंकि कॉपर तो आपको पता है बेस्ट कंडक्टर है, मतलब ठीक है, गुड कंडक्टर है कॉपर आपका। ठीक है? कॉपर और टिन, टिन क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट टिन का लो होता है, कॉपर का हाई होता है। नहीं, कॉपर और टिन भी होता है। क्लियर? कॉपर इसलिए क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी लो होती है। ठीक है? पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, और भी अलग अलग टाइप के आपके फ्यूज बनते हैं। ठीक है? पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या था जो हमने अभी ऐसे बनाया? VQ, तो VQ बाय T। अब Q बाय T को हम क्या लिख सकते हैं? I। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? VI। और ओम्स लॉ से फर्दर और क्या बना सकते हैं हम? V इक्वल्स टू IR होता है, IR इंटू I, तो I स्क्वायर R बन गया। और क्या बन सकता है? V स्क्वायर बाय R, क्योंकि अगर हम I को क्या लिख दें? V बाय R लिख दें तो V स्क्वायर बाय R बन जाएगा। इसी तरह हीटिंग इफेक्ट के भी आप तीनों फॉर्मूले बना सकते हो, I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बाय R इंटू T और एक VIT। क्लियर? हीटिंग इफेक्ट को हम फर्दर ये भी लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम। ठीक है? तो पावर के जो तीन फॉर्मूले आपके बने हैं, VI, ठीक है, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R। तो इसमें अगर हम इंटू T कर दे तो ध्यान से देखो आपके हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूलेस बन जाएंगे। क्लियर? नाउ अब एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पे। ठीक है? तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है वैसे आपकी? किलोवाट आवर। अब ये किसकी यूनिट है? अब यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये आपकी यूनिट है एनर्जी की। पावर की ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। क्लियर? और अगर बड़ी यूनिट्स में लिख रहे हो तो किलोवाट। किलोवाट आवर पावर की यूनिट नहीं है। ठीक है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर है। ठीक है? अब एनर्जी का फॉर्म भी, यूनिट एनर्जी की बनी कैसे? एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल है आपकी। तो एनर्जी की किलोवाट आवर बनी कैसे यूनिट? क्योंकि एनर्जी को हम पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं। अब पावर को अगर हमने किलोवाट में लिया है और टाइम को आवर्स में लिया है तो आपका एनर्जी क्या बन गया? 1 किलोवाट आवर। क्लियर? अब अगर हम 1 किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? किलोवाट को आप वॉट में कन्वर्ट कर दो, 1000 वॉट, और आवर को सेकेंड्स में, 3600 सेकेंड्स। सो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? ये
3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? जूल। तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैं। क्लियर? तो इसलिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हम किलोवाट आवर यूज करते हैं, क्योंकि जूल आपकी क्या है? बहुत छोटी यूनिट है एनर्जी की। क्लियर हो गया? अब आपको जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह कमर्शियल यूनिट पे, तो वो कैसे दिए जाएंगे कि सपोज कोई अप्लायंस है, उसकी पावर आपको दी हुई है। सपोज एक अप्लायंस है, उसका पावर है 500 वॉट, ठीक है, और उसको हमने टाइम यूज किया है 40 मिनट्स, ठीक है। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में बताओ कि एनर्जी आपकी कितनी यूज हो रही है। क्लियर? तो आपको क्या करना है? पावर को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो 500 वॉट को किलोवाट में क्या लिखोगे? 500/1000 किलोवाट, यानी कि 0.5 किलोवाट, ठीक है। और 40 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करोगे, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, तो कितना आ जाएगा? 2/3। अब आपको एनर्जी बतानी है, सो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर कितनी हो गई आपकी? 0.5, और टाइम कितना हो गया? 2/3। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/3 किलोवाट आवर, जिसे आप अगर डेसिमल में करना चाहते हो तो डेसिमल में हो जाएगा 0.33 किलोवाट आवर। क्लियर बेटा? अब इसमें सपोज आपको रेट भी दिया हुआ है कि सपोज ₹5 पर यूनिट था या ₹3 पर यूनिट था। क्लियर? तो आप कॉस्ट से एनर्जी को मल्टीप्लाई करके, सॉरी, रेट को एनर्जी से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट भी निकाल सकते हो। अब ये हमें एक अप्लायंस दिया था, सपोज 4-5 डिफरेंट अप्लायंस दे दें, तो सबकी एनर्जी निकाल के आपको एनर्जी पहले ऐड करनी है और कॉस्ट सबसे लास्ट में निकालनी है। पहले टोटल एनर्जी कंज्यूम निकाल लेना है, उसके बाद आपको लास्ट में कॉस्ट निकालनी है। क्लियर? और अब एक ही जैसे अगर 2 अप्लायंस चल रहे हैं तो सीधे जो एनर्जी एक ने यूज की उसका इंटू 2 कर देंगे। सपोज 2 फैंस चल रहे हैं आपके, तो एक फैन जितना एनर्जी यूज कर रहा है उतने टाइम में इंटू 2 कर देंगे उस चीज को। अब इस पे मंथ में भी दिया जा सकता है कि मंथ में बताओ, तो मंथ में जितने डेज हैं, अगर अप्रैल मंथ बोला है तो कितने डेज हुए? 30। फरवरी मंथ बोला तो कितने डेज हो गए? मई बोला तो, ठीक है, तो जितने डेज बोले हैं, जो मंथ बोला है आपको, उसके अकॉर्डिंग मंथ के जितने डेज हैं उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो मंथली कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। कॉस्ट, एक डे की कॉस्ट निकालने के बाद ये करना है आपको, ठीक है। एक पूरे दिन की कॉस्ट आपने निकाल दी, इंटू 30 या 31 जो भी है, फरवरी है तो 28 मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? नाउ इसके अलावा एक और, इस लॉ को हम फर्दर क्या बोलते हैं? जो आपका I2RT बना था, इस लॉ को हम स्पेशल क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की स्टेटमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या थी? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज बीइंग फ्लोड थ्रू इट। क्लियर? नाउ एक और क्वेश्चन बेटा, एलॉय। आपके जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो एलॉय के बने होते हैं रेदर देन प्योर मेटल। व्हाई? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते इजिली, ठीक है। इवन एट हायर टेम्परेचर पे सेकंड हाई रेजिस्टिविटी होती है उनकी। क्लियर? जिनकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। और उनका जो रेजिस्टिविटी चेंज होती है विद टेम्परेचर, वो बहुत ही लो होती है। अब जैसे हमने बात की थी रेजिस्टेंस में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होने पे रेजिस्टिविटी चेंज होती है, बट एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा चेंज नहीं होती टेम्परेचर चेंज होने पे। क्लियर? मेटल्स जो होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हाइयर टेम्परेचर पर, ठीक है, बट एलॉयज आपके ऑक्सीडाइज नहीं होते। क्लियर? और कोई क्वेश्चन रिलेटेड माइंड में आ रहा है तो पूछो। एक आपका पैरेलल सर्किट्स का एडवांटेज ओवर सीरीज सर्किट, इसके भी 3 पॉइंट्स आपको बताए थे। पैरेलल में क्या होता है? करंट डिवाइड होता है, बट करंट डिवाइड का हमें कोई नहीं, हमें क्या ध्यान देना है? पोटेंशियल। ठीक है, सीरीज में आपका पोटेंशियल डिवाइड होता है,
पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है। तो जितने भी अप्लायंसेज हैं सबको इक्वल पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद दूसरा एडवांटेज, पैरेलल में हमारे पास सबके डिफरेंट स्विच होंगे, तो हम सबको डिफरेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर? हमें जरूरी नहीं कि एक साथ सबको ही चलाना है, हमें जितने रिक्वायरमेंट है, जो अप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, हम उसे यूज कर सकते हैं। थर्ड, अगर सीरीज में कोई एक डिवाइस फ्यूज हो रहा है तो क्या होगा, पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा आपका। बट पैरेलल में क्या होगा, अगर एक डिवाइस आपका फ्यूज हो गया है तो वो सिर्फ वही सर्किट बंद होगा, बाकी सर्किट्स एज इट इज काम करते रहेंगे आपका। क्लियर? और एक और फोर्थ पॉइंट, क्योंकि सेकंड और थर्ड जनरली सेम पॉइंट्स हो गए आपके, ठीक है, तो इसके लिए एक और फोर्थ पॉइंट अपना लिख लेना चाहे कि नेट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट इज लो। क्लियर? आपने फॉर्मूला देखा था पैरेलल सर्किट्स में, जो फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2 करके है, तो जब भी हम रेसिप्रोकल में सम करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेट रेजिस्टेंस जो पैरेलल सर्किट में निकलता है वो सारे रेजिस्टेंस से ही कम निकलता है, और नेट रेजिस्टेंस सीरीज में जो निकलता है वो सारे रेजिस्टेंस से ज्यादा निकलता है। क्लियर? तो सीरीज में आपका ये डिसएडवांटेज हो गया कि नेट रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, हाई होने की वजह से करंट, अमाउंट ऑफ करंट और भी कम हो जाएगा वहां पे। पैरेलल सर्किट में क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस कम है तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो बैटरी से जनरेट हो रहा है वो ज्यादा होगा। क्लियर? और कोई क्वेश्चन रिलेटेड माइंड्स में आ रहे हैं तो बताओ बेटा। बल्ब वाला कौन सा ग्लो करेगा, जिसकी रेजिस्टेंस, जिसकी पावर कम होगी एक तरीके से, सीरीज सर्किट में पावर के बेसिस पे था ना, कम वाला, कम वाला, क्योंकि पावर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, तो उसे ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा ग्लो करने के लिए। ठीक है, अब यहीं पे देखो, तुम्हें बताता हूं, सुनो मेरी बात, जब डिम लाइट आती है तो कौन ज्यादा ग्लो करता है, ज्यादा पावरफुल वाला कि कम पावरफुल वाला? आ गया समझ में? एलईडी आपका ग्लो करेगा, ट्यूबलाइट या हेलोजन होंगे तो वो उस टाइम पे डिम हो जाएंगे। क्लियर? क्योंकि उन्हें ज्यादा पावर चाहिए, एक तरीके से ज्यादा पोटेंशियल चाहिए ग्लो करने के लिए। कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर ग्लो नहीं करती, वेयर एज आपका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो ग्लो करता है, क्योंकि कॉर्ड का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, क्योंकि कॉर्ड आपकी जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम जिसकी बनी होती है, और जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो अभी हमने डिस्कस किया लॉय का बना होता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, या रेजिस्टेंस हम बोले तो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉर्ड। तो आपकी कॉर्ड जो है वो ग्लो नहीं करती, क्योंकि वहां पे हीटिंग इफेक्ट बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ लेस रेजिस्टेंस, और हीटिंग एलिमेंट में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है जिसकी वजह से हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और वो ग्लो कर रहा है, रेड हॉट हो रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा? सर पेपर में ये रेंजेस याद